नमस्कार साथियों, आप सभी को पता होगा 2026 के अंदर पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं। खास करके राजस्थान की बात करें, अप्रैल मई के अंदर होंगे। आधिकारिक रूप से घोषणाएं नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि सरपंच या उप सरपंच या वार्ड पंच बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, कितनी संतानें होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, और बहुत सारे जो सवाल हैं उन सभी सवालों पर बात करेंगे। अनिवार्य रूप से ये चीजें आपको समझनी है। यूं समझ लीजिए कि नॉलेज को बढ़ाने के लिए और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मैं अगर आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ सामान्य सी जानकारी दूं, तो साथियों, अभी संख्यात्मक रूप से अगर अपन देखें तो ग्राम पंचायत है, अभी अभी परिसीमन हुआ है, आप सभी को पता होगा। तो ग्राम पंचायतों की संख्या 11,341 थी। 3,440 नई ग्राम पंचायतें बनी और 14,781 हो गई है। वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान। दूसरा, पंचायत समितियां 352 थी जो 437 हो गई है, यानी कि 85 बढ़ गई है। और जिला परिषदों की बात करें 33 से 41 हो गई है, यानी कि अब इतने सरपंच नए बनेंगे, इतने जो पंचायत समितियों हैं तो उनके प्रधान इतने नए बनेंगे, और जिला परिषद के अंदर जिला प्रमुख इतने बनेंगे। तो ये पंचायती राज का सिस्टम होता है। आपको पता होगा एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर निर्वाचक जो नामावली है उसका शुद्धिकरण चल रहा है। फाइनल रोल आपका 14 फरवरी को राजस्थान के अंदर आ जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल है, क्या मैं भी सरपंच बन सकता हूँ, क्या क्या स्थितियां रहेगी। तो शुरू करते हैं साथियों वीडियो को। ये पूरा शैक्षणिक दृष्टिकोण से है ना। तो शुरू करते हैं बात को। सबसे पहले कि न्यूनतम उम्र कितनी साथियों, 21 साल। कोई भी व्यक्ति 21 साल तो उसकी कम से कम एज होनी ही चाहिए, तब जाके वो सरपंच या वार्ड पंच का चुनाव लड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं पंच या सरपंच के बारे में। पंच बोले तो वार्ड पंच, सरपंच बोले तो सभी वार्ड पंचों से जो ऊपर वाली पोस्ट ग्राम पंचायत का जो नियुक्त करते हैं, मतलब चयनित करते हैं इलेक्शन के माध्यम से। न्यूनतम उम्र की गणना किस तारीख को की जाती है, तो साथियों न्यूनतम उम्र की जो गणना होती है वो नॉमिनेशन के डेट से की जाती है। जिस दिन वो नामांकन भरेगा उस दिन तक जो है उसकी उम्र 21 साल हो जानी चाहिए। पंच सरपंच लड़ने हेतु शैक्षणिक योग्यता की जो बात करते हैं अपन, तो शैक्षणिक अर्हता के अंदर अब तक नॉन टीएसपी क्षेत्र में 8वीं पास, मतलब सॉरी, सरपंच के लिए, पंच या सरपंच कोई भी बनता है तो 8वीं पास तो होना जरूरी है नॉन टीएसपी क्षेत्र में, और 5वीं पास होना चाहिए टीएसपी क्षेत्र में। दो तरह के क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र है। तो नॉन टीएसपी में अगर आपको पंच या सरपंच बनना है 8वीं पास चाहिए, और टीएसपी के अंदर सरपंच या पंच बनना है 5वीं पास चाहिए। अब तक ये था, लेकिन अभी जो फाइल है वो सीएम सर के पास गई हुई है, अभी उस पर फैसला होना बाकी है। हो सकता है योग्यता 10वीं कर दी जाए, हो सकता है 12वीं कर दी जाए, पर संभावना ये है कि 10वीं पास मांगेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी तो आधिकारिक रूप से जब घोषणा होगी तब समझ जाएंगे। ये शैक्षणिक योग्यता की बात है। तो पंचायत चुनाव में पंच या सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु संतान संबंधी प्रावधान क्या है भाई साहब, तो संतान संबंधी प्रावधान ये साथियों कि 2 से अधिक जीवित संतानें नहीं होनी चाहिए। एक आदमी मान लीजिए उसके एक बच्चा हुआ है ना, उसकी डेथ हो गई, दूसरा बच्चा हुआ उसकी डेथ हो गई, अब तीसरा बच्चा जिंदा है, तो वो उसको एक ही बच्चा माना जाएगा, जीवित संतानें गिनी जाएगी। अगर किसी के 2 संतानें हैं और एक संतान उसने कहीं से गोद ले रखी, अब 3 हो गई, ऐसी कंडीशन में वो पंच सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूं, उसके पुत्र के रूप में भी 2 से ज्यादा जीवित संतानें नहीं होनी चाहिए, पुत्र या पुत्रियों के रूप में, ठीक है। उसके बाद में किसी मतदाता का एक वार्ड में मतदाता के रूप में नाम है तो क्या सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में वोटर लिस्ट में उसका अगर नाम है तो वो व्यक्ति जो है सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात, अगर वार्ड पंच के बारे में करें, वार्ड नंबर 6 में रहने वाला आदमी वार्ड नंबर 6 में वार्ड पंच के लिए नामांकन कर सकता है। वार्ड नंबर 7 में रहने वाला भी वार्ड नंबर 6 के लिए आवेदन कर सकता है, मतलब कोई भी आवेदन कर सकता है, उस ग्राम पंचायत का होना चाहिए, है ना। उसके बाद में देखो, क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभी करता है, इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है क्या, तो सरपंच को अपना इलेक्शन एजेंट नियुक्त करने की कोई भी इसके अंदर प्रावधान नहीं है। हाँ, वो अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। सरपंच जो चुनाव लड़ेगा, सरपंच पद का उम्मीदवार प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जितने भी पोलिंग बूथ है, 4 बूथ है, चारों बूथों के लिए पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। 5 बूथ है तो पांचों के लिए, 2 बूथ है तो 2 के लिए, एक ही बूथ है तो एक पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। सरपंच का मतलब सरपंच उम्मीदवार, ठीक है। उसके बाद देखो, सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए कितने कितने प्रस्तावक होना जरूरी है। सरपंच पद के लिए कोई भी प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं है ना, कोई भी प्रपोजल करने की आवश्यकता नहीं है। पंच या सरपंच पद के चुनाव के लिए खर्च की क्या सीमा है, तो पंच पद के चुनाव के लिए खर्च सीमा नहीं है, वार्ड पंच के लिए कोई लिमिट नहीं बता रखी है। सरपंच पद हेतु निर्वाचन व्यय सीमा 20,000 रुपए अधिकतम आप खर्च कर सकते हैं, अब तक ये था। हो सकता है अब इसको बढ़ा करके 20,000 की जगह 30,000 कर दिया जाए, 50,000 कर दिया जाए, लेकिन ये एक नाम मात्र की संख्या है। वास्तव में जो हम देखते हैं, लोग 50-50 लाख रुपए तक सरपंचों के चुनाव में खर्च कर देते हैं, जो वास्तव में चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली बात हो जाती है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नियम है तो नियमों को फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन होता हुआ दिखता नहीं है ग्राउंड पर। पंचायत चुनाव में कौन
मतदाता अपना मताधिकार प्रयोग कर सकता है। पंचायत चुनाव में ऐसा व्यक्ति जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम है वह अपना मताधिकार का प्रयोग चुनाव में कर सकता है, बशर्ते वह अन्यथा मतदान किए जाने के योग्य के लिए अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया। मतलब फाइनल जो वोटर लिस्ट आएगा उसमें जो जो भी उम्मीदवार हैं, जो जो भी मतदाता है वो सब वोट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, क्या एससी एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों से कौन कौन चुनाव लड़ सकता है? तो साथियों, जहां एससी की सीट आई हुई है वहां एससी वाला ही चुनाव लड़ेगा, एसटी की आई तो एसटी वाला ही लड़ेगा, ओबीसी आई तो ओबीसी वाला ही लड़ेेगा। जनरल की सीट पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ओबीसी महिला आई है तो ओबीसी महिला ही चुनाव लड़ सकती है। एससी पुरुष आया है तो एससी पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। जो स्थान जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उस पर उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जबकि सामान्य वर्ग के स्थान पर आरक्षित वर्ग सहित सभी चुनाव लड़ने के हकदार होंगे। प्रत्येक वर्ग में महिला के लिए आरक्षित पदों पर उन वर्गों की महिला अभ्यर्थी हो सकेगी। ठीक है। मतलब यूं है कि अगर एससी की सीट आई है, यूं समझ लो बात को, एससी की सीट आई है तो यहां पर मेल भी चुनाव लड़ सकता है, फीमेल भी। एससी मेल की अगर सीट आई है, मतलब यूं समझ लो एससी की सीट आई है तो पुरुष भी चुनाव लड़ सकता है, महिला भी लड़ सकती है। पर एससी महिला की सीट आई है ना, तब वहां महिला ही लड़ सकती है। मतलब महिला की सीट पर महिला ही लड़ेगी और सामान्य सीट पर महिला भी लड़ सकती है, पुरुष भी लड़ सकता है। जनरल की सीट पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ओबीसी की सीट आई तो ओबीसी पुरुष भी चुनाव लड़ सकता है, ओबीसी महिला भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन ओबीसी महिला की सीट आई तो ओबीसी महिला ही चुनाव लड़ सकती है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं, थोड़े से पॉइंट और बचे। क्या टेंडर वोट की गणना मतगणना में की जा सकती है? टेंडर वोट की मतगणना में गणना नहीं की जा सकेगी। पंच सरपंच के उम्मीदवार हेतु कितनी जमानत राशि की अगर हम बात करें तो सरपंच पद के लिए 500 और आरक्षित वर्ग और महिला हेतु यह 250 रुपए निर्धारित की गई है। और पंच के लिए कोई भी जमानत राशि नहीं है। वार्ड पंच बनने के लिए कोई जमानत राशि नहीं है। सरपंच अगर आप बनना चाह रहे हैं तो अभी तक ये था कि सरपंच पद के लिए 500 रुपए जो है वो अनारक्षित वर्ग के लिए, और आरक्षित वर्ग या महिला है तो उसके लिए 250 रुपए यहाँ पे। क्या पंच सरपंच का चुनाव सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाला कार्मिक भी लड़ सकता है? तो सरकार से किसी भी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ सकता है ना, किसी भी पद पे रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या सरपंच का पद का उम्मीदवार अपनी पत्नी या पति को इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है? सरपंच पद के उम्मीदवार को इलेक्शन एजेंट नियुक्त करने का प्राधिकार ही नहीं है। वो इलेक्शन एजेंट नियुक्ति नहीं करेगा, पोलिंग एजेंट नियुक्त करेगा। पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कैसे होती है? संबंधित पीठासीन अधिकारी जो होंगे, है ना, को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर पोलिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकेगा। जो पार्टी आएगी वहां पर वो नियुक्त करेगी। गणना एजेंट कैसे नियुक्त होंगे? गणना एजेंट हेतु रिटर्निंग ऑफिसर जो आरओ होंगे को संबंधित गणना एजेंट के प्रारूप में आवेदन किया जाएगा। ठीक है साहब। तो गणना एजेंट कैसे, मतलब काउंटिंग जो होगी वहां पर एजेंट नियुक्त किए जाएंगे, तो काउंटिंग एजेंट साथ में रहेंगे। क्या पंच सरपंच के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते हैं। इसमें कोई भी दल, सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी इस तरह का नहीं होगा। किसी उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी की क्या प्रक्रिया? अगर किसी ने आवेदन कर दिया, नामांकन कर दिया और वापस लेना चाह रहा, तो नाम वापसी के अंतिम दिन नियत सीमा तक कोई भी अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नाम वापसी का नोटिस 2 प्रतियों में स्वयं के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत कर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है। यदि उसने एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र भरे हैं तो वह एक नाम निर्देशन पत्र वापस लेना चाहता है तो सारे नाम निर्देशन पत्र वापस लिए गए माने जाएंगे। ठीक है। मतलब किसी ने भी अगर फॉर्म भर रखा है और वो वापस लेना चाहता है तो संबंधित जो आरओ होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में एक एप्लीकेशन देनी है, नाम वापसी हो जाएगी। यदि कोई मतदाता अपने मत को सार्वजनिक कर मतदान करता है तब क्या प्रक्रिया हो? क्या वह मतदान निरस्त किया जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति मतदान के समय अपना मत को सार्वजनिक करता है तो मतदान अधिकारी को उसका मत खारिज करने का अधिकार है, उसका वोट ही खारिज कर सकता है पोलिंग ऑफिसर जो है। ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैंने फला को वोट दे दिया, फोटो खींच लिया, कर लिया। मतदाता सूची में नाम कब तक जोड़े जा सकते हैं? तो साथियों, यहाँ पर मतदाता सूची में अभी चल रहे हैं नाम, एसआईआर जो चल रहा है ना अपना 14 फरवरी से पहले पहले, जो फाइनल रोल 14 फरवरी को आने वाला है उससे 10 दिन पहले जनवरी जनवरी में आप नाम जुड़वा लो। ठीक है। सरपंच पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, चलो ये तो बात दूर की बात है, उसको कैसे हटाएंगे वो एक अलग मामला है। पर ये सामान्य जानकारी जो सरपंच पद के लिए थी वो हमने कर ली है। ठीक है साथियों। तो सरपंच पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा बाद में बात करेंगे। आज की वीडियो में यहीं पर जो जानकारी हमने देखी है आपको समझ में आई होगी बातें। तो जो भी साथी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं लड़े, नहीं लड़ने के इच्छुक हैं नहीं लड़े। लेकिन ये मेरा बताने का फर्ज था, तो मैंने एक सामान्य सी जानकारी जो है एफएक्यूज जो है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, बार बार पूछे जाने वाले जो सवाल है उनका एक वीडियो आपके सामने रखा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।